हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुनील कुमार साहू एसकेएस बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीट की कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे नीट की जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, इस विद्यार्थी हैं, उसको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस पॉइंट्स को फोकस करनी चाहिए, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 8 बेसिक रूल्स की, या फिर ये बात करें 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में ही हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं 11th या 12th के साथ साथ ही हम क्या कर सकते हैं, नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है नोट्स। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट जो या एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहली बात तो ये कि क्या कर रहे चाहिए, जो भी अपने सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल नोट्स बनाना चाहिए। जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ बॉटनी है, बॉटनी के लिए वो क्या करना चाहिए, उन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली क्या होता है, पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, 1 या 2 साल की क्वेश्चन पेपर, या फिर हम बात करें एटलीस्ट 2 या 3 साल की क्वेश्चन पेपर अगर ध्यान से केयरफुली देखोगे तो ये आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में नीट का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाना चाहिए, जिसमें हमको बहुत ज्यादा डेफिनेशंस की या थ्योरी की वर्ड की जरूरत नहीं होती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक शार्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। शार्ट नोट्स इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब हम उसको रिवीजन करते हैं तो रिवीजन हमको क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स को करना है जहां कम से कम समय में क्या हो, वो पूरे कंटेंट कवर हो जाए या क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक शार्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। अब ये शार्ट नोट्स जो रहता है, ये हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होना चाहिए, ताकि रिवीजन करने में भी ज्यादा टाइम न लगे। इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स तो रहेंगे ही, एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, या ये बोल सकते हैं नीट की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो आया हुआ है, उनके कॉन्सेप्ट को भी उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये पहला पॉइंट है नोट्स। दूसरा हम बात करते हैं अप्रोच की। तो अप्रोच के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात किया कि जो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नोट्स के लिए क्या होता है, इसका भी अलग अलग क्या रहता है, मेथड होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का अप्रोच या इसके प्रिपरेशन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, इसमें हम क्या करें, मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा शरीर में और या हमारे आप में, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, और जब पॉजिटिव एनर्जी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ लेवल के रहते हैं वो भी हम धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए हम बात करते हैं इस तरह की। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ बॉटनी जूलॉजी की, बॉटनी जूलॉजी जो है थ्योरेटिकल है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस बोलने का मतलब अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां से क्वेश्चन जो रहता है बहुत ज्यादा इसमें डेविएट नहीं करता है, उसमें ट्विस्ट नहीं करते हैं। तो हमको सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें, बॉटनी जूलॉजी की, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जब फोकस हो जाएगा या प्रिपेयर हो जाएगा तो ऑलरेडी हमको क्या है, क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लगेंगे। जब सॉल्व होगा तो फिर वही पॉजिटिव एनर्जी आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारे में, या हम बोल रहे हैं इतनी एनर्जी आएगा कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अप्रोच के लिए सेकंड पॉइंट। थर्ड हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जो रहता है, एक जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कोई फैमिली मेंबर हो या मेंटर हो, टीचर हो, जब उसको गाइडलाइन देता है या फिर हम बोल रहे हैं उसको एक क्या करता है, गाइड देता है कि इस तरह से इसको प्रिपेयर करें या ऐसा करें, तो उसकी क्या रहता है इफेक्ट मोस्टली क्या होता है, 1 या 2 दिन का रहता है। हमको 2 दिन तक ऐसा लगता है कि नहीं हमको ये करना है वो करना है, बट 2 या 3 दिन के बाद वो सारी पॉजिटिविटी या जो भी हम बात कर रहे हैं गाइडलाइन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। अगर नीट क्वालिफाई करना है तो हमको सेल्फ मोटिवेटेड भी होना पड़ेगा, और जो मोटिवेशन है उसको एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो
प्लान किए हैं या हमको इस पर्पस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यहाँ जाना है जो भी, तो उसको अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो मैं यही बोलूँगा कि हम अगर एक फिक्स डायरेक्शन चूज कर लिए हैं, हमको नीट प्रिपेयर करना है, तो नीट प्रिपेयर जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि हमको ये करना है, मतलब करना है, एनी हाउ ये चीजें हमको करना है, ये होना चाहिए सभी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फोर्थ, ये है मेंटर की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्क को करने के लिए हमको उसके बारे में कुछ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा वो काम जो है वो सक्सेस हो पाएगा या वो वर्क जो है वो फ्रूटफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो हमको सही गाइडलाइंस दे, हमको ये बताया कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर जो पॉइंट्स है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या हमारा नोट्स प्रिपेयर किस तरह से करें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरह से करें, इन सभी पॉइंट्स को हमको क्या करें, गाइड करें, या उसके बारे में एक सही हम बात कर रहे हैं दिशा या गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, ऐसा एक मेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने बात किया कि अलग अलग सब्जेक्ट है, तो बेसिकली इसके लिए क्या होगा, अलग अलग टीचर की रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर एक टीचर जैसे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी वाला है तो उस कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलेगा, फिजिक्स वाला टीचर है तो उसका क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू यह रहेगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री वाले टीचर की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, दोनों तरह की क्वेश्चन होते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होता है। तो ये हम बात करते हैं अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज है उसके लिए एक मेंटर की रिक्वायर्ड होती है जो हमको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सॉल्व एमसीक्यूज। देखिए अगर हम बात करें नीट की, तो नीट की प्रिपरेशंस के लिए हम केवल थ्योरेटिकल बेस पे नहीं बोल सकते हैं कि या हमने डेरिवेशन कर लिया, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन, या हम बात कर रहे हैं उसकी जो भी व्यंजक वगैरह बोलते हैं, ये हम इसका सॉल्व कर लिए या हम इसको याद करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए पर डे कम से कम हम बात करते हैं पर सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं जो नीट 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 की अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, अभी के डेट में कम से कम जो एक सब्जेक्ट है उस एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो अभी से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20 से 30 क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी में बोल रहे हैं बॉटनी के 20 क्वेश्चन, जूलॉजी के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, और हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के 20 क्वेश्चन। अगर ये अभी से 20-20 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे एमसीक्यू, तो यहाँ से क्या है, हम लास्ट एंड की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ ईयर की, साल के अंत तक आते आते हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एमसीक्यूज की नंबर रहता है वो 6000 to 7000 के आसपास पहुंच जाएगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अब उससे ज्यादा या कम इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेली या रूटीन ये हो नहीं पाता, कभी कभी गैप हो ही जाता है। तो इसके बेसिस एक एवरेज की बात करें 6000 से 7000 हम जब एमसीक्यूज सॉल्व करके रखेंगे तो हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जब नीट एग्जाम देने जाएंगे या एग्जाम हॉल में रहेंगे तो हमको ऐसा पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए हमसे इतना प्रैक्टिस है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आराम से 130 प्लस हर सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या फिर हम लोग ला सकते हैं। तो ये इस तरह की हम बात करते हैं, आराम से ये इस तरह की सॉल्व कर सकते हैं या एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये हमारा था 5th पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये हम बात कर रहे हैं किसी भी एग्जाम, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं नीट की, तो नीट के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर जो टाइम स्लॉट है 24 आवर्स है, इसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर हम सपोज इसमें क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम स्टडी के लिए दे रहे हैं तो हमारा जो मेंटल टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस है, ये आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस तरह से टायर्डनेस आने लगा तो दूसरे जो डे रहेगा, मतलब दूसरा दिन जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। या फिर हम बोल रहे हैं जितनी हम गेन कर सकते हैं, जितना हम नॉलेज गेन कर सकते हैं वो हमारा एफिशिएंसी नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एफिशिएंसी जो है, हमारी कैपेसिटी है, क्षमता जो है, उसको बनाए रखने के लिए
बहुत ही ज़रूरी है कि हम टाइम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हमको सभी चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। हम फ्रेंड्स को भी टाइम दें, फैमिली को भी दें, स्टडी के लिए भी, सेल्फ स्टडी के लिए, क्लासरूम वर्क के लिए, इस तरह से। और स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, स्लीपिंग रेस्ट के लिए। अगर हम इस तरह से टाइम को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो एबिलिटी है या फिर हम बोल रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है ये भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मोस्टली मैं ये बोलूँगा, ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है, अगर यूज़फुल हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये होता है 24 आवर्स को 3 हाफ में डिवाइड करें। जैसे हम बात कर रहे हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 के, इस तरह से हम 3 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है वो है हमारे बॉडी के लिए रेस्ट होना चाहिए। तो 8 आवर्स कम से कम क्या होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को आराम करना है, रेस्ट करना है, ताकि हमारी एफिशिएंसी है, जो टायर्डनेस है, या फिर हम मतलब एफिशिएंसी मेंटेन रहे, टायर्डनेस को दूर कर सकें और हमारा बॉडी जो है वो फ्रेश रहे। ठीक है। दूसरे जो 8 आवर्स की बात कर रहे हैं, ये 8 आवर्स जो है वो स्टडी के लिए होना चाहिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग कंडीशन की, तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो 8 आवर्स रहता है ये हम इसकी बात कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे टाइम जो है या एग्जाम पास आते हैं ये बढ़ते जाता है, बट स्टार्टिंग कंडीशन में जो 8 आवर्स रहता है वो बहुत ही जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ये बोल सकते हैं। तो पहले 8 आवर्स हमने स्लीप के लिए दिया है, दूसरा जो 8 आवर रहता है वो स्टडी के लिए रहेगा। ठीक है। स्टडी में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लासरूम वर्क, या फिर हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, या फिर एमसीक्यू सॉल्विंग की। इन तीनों का हम टोटल सम की बात करें, मतलब सबको ऐड करके 8 आवर्स अगर स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो थर्ड 8 आवर्स है, इसमें हमको क्या करना है, जो बाकी एक्टिविटी है, जैसे हमको बात करना है योगा या प्राणायाम जो भी है, या मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, रनिंग वॉकिंग ये है, फ्रेंड्स से मिलना है, फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है। अगर हम सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं तो कुछ टाइम फ्रेंड्स से सोशल नेटवर्क पे बात कर सकते हैं। और इस तरह से जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं अगर इनको टाइम देना है, तो ये इसमें बाकी को इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना है, ताकि हमारा जो एक्टिविटी है इसमें किसी तरह की अफेक्टेड ना हो। क्लियर है। तो ये तो था 6 पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है हमारा हेल्थ। अब अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमारा हेल्थ है। अगर हमारा हेल्थ ही साथ नहीं दे रहा है तो हम किसी भी कार्य में हम कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते, या हम अपने प्रिपरेशन जो है, जैसे नीट की बात करें, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हेल्थ को भी मेंटेन करके रखें। अब हेल्थ में अगर हम बात करते हैं दोनों तरह की हेल्थ की, एक तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ और दूसरा हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक के साथ हम बात करते हैं जैसे कुछ रनिंग भी कर सकते हैं, या फिर जैसे जंप है, स्विमिंग है, ये इस तरह से कुछ ऐसा एक्टिविटी जिससे हमारा जो बॉडी है वो फिट रहे, मेंटेन रहे, और हम बात कर रहे हैं इसमें जो टायर्डनेस है ये भी बहुत ज़्यादा न रहे। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं मेंटल एक्टिविटी की, तो मेंटल जो हेल्थ है इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो है मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी जो भी मेंटल टायर्डनेस है या मानसिक जो थकान बोल रहे हैं, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, अगर मेंटल टायर्डनेस है, अगर हमारा माइंड में बहुत सारी चीजें इधर उधर चल रहा है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन रहता है फिजिकल एक्सरसाइज करो। और अगर फिजिकल टायर्डनेस है तो उसका बेस्ट ऑप्शन रहता है कौन सा, मेडिटेशन। एक दूसरे की ये क्या रहता है, अपोजिट होता है। मतलब मेंटल टायर्डनेस जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज से दूर होता है, और फिजिकल जो टायर्डनेस रहता है वो मेंटल एक्सरसाइज से। तो जनरली ये इस तरह का यूज करके हम अपने बॉडी या हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बट एक स्टूडेंट को मेडिटेशन और कुछ फिजिकल एक्टिविटी ये करना ही चाहिए, कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे हमारा कंसिस्टेंसी बना रहता है, ब्रेन जो रहता है, माइंड जो रहता है बहुत शार्प होता है, शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। ठीक है। तो इसलिए हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट
ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई नीट कैंडिडेट है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हमारा जो प्लानिंग है या जो भी टाइम टेबल सिनेरियो बनाए हैं हम उसको फॉलो करेंगे, उसको हम उसमें कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगा, हम उसमें डेविएट नहीं होने देंगे। हम मतलब इतने प्रिपरेशन करना है मतलब करना है, इतने एमसीक्यू सॉल्व करना है मतलब करना है। अपनी खुद के पे भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। किसी की बहकावे में आकर ये नहीं मतलब ऐसा है ये है, तरह तरह की बातें इधर अगल बगल वाले सब बोलते रहते हैं कि इसमें नहीं होगा नहीं होगा। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि अगर हम तैयार हैं या हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली नीट क्वालिफाई करेंगे मतलब करेंगे। तो ये इतना खुद पे भरोसा होना चाहिए, बाकी जो है वो हम अपने मेहनत पे छोड़ दें। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आप लोगों के लिए 8 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम बात कर रहे हैं नीट क्वालिफाई करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट को फॉलो करना ही है। अगर सभी स्टूडेंट इस 8 पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि वो नीट के क्रैक करेगा ही, नीट क्वालिफाई होगा ही और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जो क्वालिफाई होंगे, या फिर हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ क्वालिफाई होंगे और अच्छे मेडिकल कॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये 8 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करना है मतलब करना है, स्वयं के लिए करना है, सेल्फ के लिए है। ठीक है।